हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल बैक्टीरियोलॉजी। जो बैक्टीरिया हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत छोटे दिखाई देते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ओके, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब एक ही सेल के अंदर में सारी प्रोसेस हो रही हैं, सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है और उस सेल का डिवीजन होके वो एक से दो बन रहे हैं या उनका जो भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। यानी जो सेल है वो बेसिकली इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम पूरे जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम तीन किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं, एक एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम जिसमें प्लांट्स आते हैं और तीसरा है एक प्रोटिस्टा। तो ये जो बैक्टीरिया है वो आपके प्रोटिस्टा थर्ड किंगडम के अंडर में आते हैं। जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब एक सेल से बने हुए हैं, और यूकैरियोट्स जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। एक्चुअली हमारी जो बॉडी है ना वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। जो हमारा बॉडी है उसमें बहुत सारी सेल्स हैं, जबकि जो बैक्टीरिया है उनमें सिर्फ एक ही सेल होती है, जिसको अब अभी डिस्कस करेंगे कि वो सेल कैसी दिखती है। तो बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंडर में ये बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंडर में कौन और भी आते हैं वो भी आपको देख लेना चाहिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं वो भी प्रोटिस्टा के ही अंडर में आती हैं, प्रोकैरियोट्स के अंडर में आती हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोट्स के अंदर कौन कौन आता है, एक तो हम फंजाई, जो कि हम माइक्रोबायोलॉजी में फंजाई को भी पढ़ेंगे, तो फंजाई भी इसके अंडर में आती है। अदर एल्गी जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंडर में है, जो उसके अलावा बाकी एल्गीज हैं वो आपके यूकैरियोट्स के अंडर में आती हैं। स्लाइम मोल्ड्स इसके अंडर में आते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो आपके यूकैरियोट्स के अंडर में आते हैं। तो हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमने यहाँ देख लिया। अब आप देखेंगे कि जो बैक्टीरिया की सेल है वो एक्चुअली में कैसी दिखाई देती है, एंड प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उस पर एमसीक्यू भी आते हैं, और प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है वो क्वेश्चन भी आ सकता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आपकी यूकैरियोटिक सेल है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो देखो एक सिंगल सेल है, यहाँ पे भी हमने यूकैरियोट की सिंगल सेल बनाई हुई है। ऑल्दो जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि अगर हम देखेंगे कि ये मल्टीपल सेल्स उनसे मिलकर ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो बहुत सारी सेल से मिलकर आपके यूकैरियोट्स बनते हैं, जबकि यहाँ पर एक सिंगल सेल ही अपने आप में पूरी बॉडी की तरह से काम करती है, मतलब एक ही सेल है और वही एज अ बॉडी काम कर रही है, सब कुछ उसी सेल के अंडर में हो रहा है। जो बैक्टीरिया हैं वो इस तरीके के हैं, ये प्रोकैरियोट्स की एक सेल है। इनमें सबसे बाहर की तरफ होती है सेल वॉल, फाइन। कुछ यूकैरियोट्स में भी हो सकती है, बट यूजुअली यूकैरियोट्स में सेल वॉल नहीं होती, इनमें सेल वॉल होती है सबसे बाहर, और ये रिजिड सेल वॉल होती है। हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके बेस पर बैक्टीरिया को डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। और सेल वॉल जो है आगे आप पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग, तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं। ये ग्राम स्टेनिंग यानी स्टेनिंग टेक्निक है एक, उसके बेस पर हम इनको डिवाइड करते हैं। तो ये जो है डिफरेंट, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल की अलग कंपोनेंट है, अलग स्ट्रक्चर है, और ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट होती है, और सेल वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके, ठीक है। तो इसमें सबसे बाहर सेल वॉल होती है, उसके बाहर अंदर की तरफ जो है वो एक सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल यूजुअली नहीं होती। आउटर जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन ही है, सेल वॉल यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है, इसके अंदर। तो सेल वॉल होगी सेल मेम्ब्रेन। अब उसके बीच में जो होगा ये साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे हम यूकैरियोट्स के अंदर पढ़ते हैं कि भाई इस तरह से प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है। अगर मैं इसको बात करूं कि यूकैरियोटिक सेल है, सपोज करो ये हम बात कर रहे हैं दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल, तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है स्पेसिफिकली, फाइन। लेकिन यहां पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बस ऐसे ही ये आपका इसमें आपका सर्कुलर क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। एक क्रोमोसोम होता है और सिंगल क्रोमोसोम होता है, और ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सो दैट एरिया इज नोन एज न्यूक्लियोइड। पर्टिकुलरली प्रॉपरली वेल डिफरेंशिएटेड न्यूक्लियस इसमें नहीं है। और कैसा डीएनए है, तो वो आपका सिंगल सर्कुलर डीएनए है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल में। जबकि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल है उसमें आप देखेंगे तो ये प्रॉपर न्यूक्लियस है, जिस न्यूक्लियस की एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियोलस है प्रॉपर, यहाँ न्यूक्लियोलस भी नहीं है।
यहाँ पर प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया होता है यूकैरियोट्स में, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो प्रॉपर ऑर्गेनेलीज हैं वो भी बैक्टीरिया के सेल्स में नहीं है, सिर्फ राइबोसोम्स इसमें होते हैं और आपका साइटोप्लाज्म होता है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो बाहर की तरफ ये देखो फ्लैजिला, फिम्ब्री, कुछ अपेंडेजेस निकले हुए होते हैं। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। तो बैक्टीरिया की सेल अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल सी सेल है और न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड है, एक एरिया है, सिंगल क्रोमोसोम है, ज़्यादा इसमें ऑर्गेनेलीज नहीं है जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, सिंपल सा है, ठीक है। और ये जो इसका डिफरेंस होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है, इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है और ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स याद रखें। सबसे पहले जैसे न्यूक्लियस है, अब इसमें अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करेंगे तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, फाइन। लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। प्रॉपर आपको न्यूक्लियस के लिए, जैसे ये सेल है, प्रॉपर न्यूक्लियस के लिए एरिया है, सेंट्रल हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, बट एक प्रॉपर एरिया है, उसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें प्रॉपर डीएनए है और वो डीएनए मल्टीपल हो सकते हैं, क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, फाइन। तो इस तरीके से ये आपका प्रॉपर एरिया इसको दिया हुआ होता है यूकैरियोटिक सेल को। तो नॉट वेल डेवलप्ड या नॉट वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं है, इसमें है। आप इसको एब्सेंट प्रेजेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस करके भी लिख सकते हो। न्यूक्लियोलस अगेन इसमें नहीं है, एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इसमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है विथ सिंगल डीएनए, ठीक है। एक सिंगल ही इसमें डीएनए होता है, इसमें मोर देन वन डीएनए होते हैं। यूकैरियोट्स, एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल तो वही है जो अपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, जो हम भी जिससे बने हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स ही हैं, सारे ऑर्गेनेलीज हैं, सारा सब कुछ इसमें प्रॉपर है, मल्टीपल डीएनएज हैं। माइटोटिक डिवीजन, एक्चुअली प्रोकैरियोट्स में माइटोटिक डिवीजन भी नहीं होता। अब कैसा डिवीजन होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। यूकैरियोट्स में माइटोटिक डिवीजन होता है, एक सेल दो में डिवाइड होती है। माइटोसिस जो आपने 11th-12th में पढ़ा है, उस माइटोसिस को ही हम माइटोटिक डिवीजन बोल रहे हैं, तो वही मतलब इसमें होता है, इसमें नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, लाइसोसोम भी नहीं है, गोल्जी एपैरेटस भी नहीं, इनको चारों को एक साथ याद कर लो। ये सारे इसमें नहीं होते, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप ऑर्गेनेलीज में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे याद रख सकते हो। पिनोसाइटोसिस एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये दोनों ही इसमें नहीं है। यूकैरियोट्स के अंदर ये दोनों हैं। अब ये क्या चीज़ होती हैं, जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअली पिनोसाइटोसिस क्या चीज़ है? पिनोसाइटोसिस है कि कोई अगर लिक्विड मटेरियल है उसको सेल के अंदर लेना है अगर, ठीक है, तो उसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे फैगोसाइटोसिस होता है कोई सॉलिड मटेरियल को खाना, एनगल्फ करना, दैट इज फैगोसाइटोसिस। लिक्विड के फॉर्म को किसी को लेना बॉडी के अंदर, यानी सेल के अंदर आप ले रहे हो, तो उसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ये पिनोसाइटोसिस प्रोसेस यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होता। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है? एक्चुअली जैसे सेल है तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो इधर से इधर मूव करता रहता है सेल के अंदर, और साथ में जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे आपका लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उनका भी मूवमेंट इसमें होता है। तो जो भी चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पर जा रही हैं, उसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। सो दैट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो दोनों ही एब्सेंट प्रेजेंट। तो अगर देखोगे अभी तक हम प्रेजेंट एब्सेंट की ही बात करते जा रहे हैं। ज़्यादातर चीज़ें प्रोकैरियोट्स में नहीं है, यूकैरियोट्स में ज़्यादातर चीज़ें हैं। एक होता है स्टेरॉल्स और एक होता है म्यूरेमिक एसिड। एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि म्यूरेमिक एसिड इज प्रेजेंट, ये तुम्हें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। म्यूरेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स बट एब्सेंट इन यूकैरियोट्स। स्टेरॉल्स आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स बट प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स। एक्चुअली जो स्टेरॉल्स होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, वो भी स्टेरॉल है एक टाइप का, वो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, जैसे हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ की बनी है, हम पढ़ते हैं ना उसको, बाइलिपिड लेयर की बनी हुई होती है। इस तरीके से, इस तरह से लिपिड होता है, ठीक है ना,
बाइलेयर की बनी हुई होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, और उसके बीच बीच में प्रोटीन एम्बेडेड होती है, ठीक है। तो ये आप अगर देखोगे तो जो इस सेल मेम्ब्रेन में जो होता है फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल भी है, तो जो मतलब यूकेरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन है उसमें स्टेरॉल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। और अगर देखोगे इसकी जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल, आगे हम पढ़ेंगे, सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल कैसी होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है। तो जो सेल वॉल है उसमें एक चीज होती है म्यूरामिक एसिड, वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में बाकी सब में भी प्रेजेंट होती है, इसमें ये यूकेरियोट्स के केस में ये एब्सेंट होती है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। तो जितना मैक्सिमम हो सके इनकी लिस्ट को याद रखना है कि किस किस के बेस पर आप प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको याद रखना है। 13 पॉइंट्स हैं, इन 13 पॉइंट्स को आप याद रखने की कोशिश करो। अब हम बात करते हैं कि जनरल बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। देखो, जनरल बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक मॉर्फोलॉजी यानी हमारा जो बैक्टीरिया वो कैसा दिखता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, और उन कंपोनेंट्स पे अलग अलग पे एक्चुअली शॉर्ट नोट आते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं, तो उन जो अलग अलग कंपोनेंट है बैक्टीरिया के उसके बारे में पढ़ना। और एक आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे जिसमें आप इसका ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन पढ़ोगे। तो जैसे हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो शेप है बैक्टीरिया की वो किस किस तरह की हो सकती है, मतलब वो राउंडेड शेप है या वो एक रोड शेप्ड है या एक वो कोमा शेप है, मतलब बहुत सारी तरह की जो है शेप हो सकती है बैक्टीरिया की, और उन शेप के बेस पर हम बैक्टीरिया को डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर जो सेल वॉल है वो सेल वॉल कैसी होती है और उस सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि म्यूरामिक एसिड होता है, तो म्यूरामिक एसिड के अलावा और क्या क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल कैसी होती है, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल कैसी होती है। तो अगर हम बैक्टीरिया में बात करें तो सबसे बाहरी जो स्ट्रक्चर है बाहर से लेके अंदर ले लो तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी मॉर्फोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है। सबसे बाहर इसकी सेल वॉल होती है जो कि रिजिड सेल वॉल होती है, थिक सेल वॉल होती है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे थिक बना सकते हैं। उसके अंदर फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन आपके बैक्टीरिया की कैसी है वो आप पढ़ेंगे। अब सेल मेम्ब्रेन में आपको पता है कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या चीज़ नहीं है, अभी हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल्स नहीं होता, स्टेरॉल्स नहीं होता, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी इसके अंदर आप आगे सेल वॉल, फिर आप क्या पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। तो उसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जैसे अगर हम 3rd नंबर पे पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के अंदर आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे कि जो सेल बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं वो थोड़ी सी कम है, ठीक है ना, ऑर्गेनेलीज नहीं मान लो, मतलब फिलहाल मैंने आपको लिख दिया, तो ऑर्गेनेलीज नहीं होती यूजुअली। तो आपने शेप पढ़ा, आपने सेल वॉल पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर सेल वॉल के अपेंडेजेस। अपेंडेजेस एक्चुअली उन चीज़ को बोलते हैं जो कि ये कह सकते हो स्मॉल कोई चीज़ हो विच इज़ कमिंग आउटसाइड या विच इज़ अटैच्ड एक्स्ट्रा टू अ बॉडी, है ना, टू अ एनिमल और प्लांट। तो जैसे सेल अपेंडेजेस में जैसे हम बात कर सकते हैं ऐसे फिम्ब्री या पिल्लाए, है ना, या फ्लैजेला, तो वो क्या स्ट्रक्चर्स हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे। तो सेल वॉल अपेंडेजेस में कैप्सूल, जैसे कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी चारों तरफ बाहर एक अलग से एक चीज़ होती है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, फाइन। तो ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कौन से, नॉन कैप्सुलेटेड कौन से, ये कैप्सूल किस चीज़ का बना हुआ है, इस कैप्सूल का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है कैप्सूल सेल वॉल पर बैक्टीरिया की, उसके ऊपर मतलब क्यों है, तो वो आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आप फ्लैजिला की बात कर रहे हैं कि फ्लैजिला जो है वो क्या चीज़ है, तो मैंने बताया कि फ्लैजिला, फिम्ब्री, पिल्लाई ये अपेंडेजेस होते हैं, उनका काम क्या है, ठीक है। फिर आप जो है स्पोर्स, स्पोर्स क्या चीज़ होती है, एक अनफेवरेबल कंडीशन में, जब अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होती है तो बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को एक शॉर्ट करके एक अलग फॉर्म बना लेते हैं और वो रेजिस्टेंट होती है, जिसको हम स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो एक राउंडेड टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिनको हम स्पोर्स कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है। वो स्पोर्स को हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है, मतलब एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी में लैब डायग्नोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लैब में किसी एक बैक्टीरिया को कैसे पहचानोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई पहचानोगे तभी तो उसका मेडिसिन दोगे, ठीक है। इसलिए हम अलग अलग जगह से सैंपल लेते हैं,
कोई ब्लड में होता है, जैसे अब डेंगू चल रहा है तो डेंगू देखना पड़ता है कि भाई डेंगू जो है वो ब्लड में है, उस ब्लड को टेस्ट कराओगे। उसमें हम आपको जो है मलेरिया के लिए टेस्ट करा सकते हो। किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन में कोई जलन हो रही है कुछ है तो यूरिन का इन्फेक्शन चेक करोगे, यूरिन लोगे। किसी को खांसी है या टीबी हम देख रहे हैं तो स्पूटम चेक कर सकते हो। तो डिफरेंट तरह के स्पेसिमेन लेके उसको हम लैब में टेस्ट करते हैं। तो वो लैब डायग्नोसिस कैसे करोगे, कैसे कहोगे कि भाई ये वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो लैब डायग्नोसिस माइक्रोबायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको के बाद आपको देखना है कि भाई ट्रीटमेंट कैसे आप करोगे, क्योंकि जब आपको पता होगा कौन सा बैक्टीरिया है तभी आप उसका ट्रीटमेंट दोगे। तो लैब डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों एक लैब डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पोर्स आपकी क्या है, एक रेजिस्टेंट फॉर्म है जो कि अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में होती है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे प्रॉपरली डिटेल 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं और इन पे हर चीज़ पे क्वेश्चन आता है। और जो फिजियोलॉजी है उसमें आप पढ़ेंगे कि एक बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन के बारे में, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उस ग्रोथ और न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, क्या वो हमेशा कंसिस्टेंट है या क्या उसमें कोई फेजेस का डिफरेंस है, जैसे लैग फेज वगैरह हम पढ़ते हैं इसमें। तो अभी डिटेल में हम इसको आपको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब हम माइक्रोस्कोपी की बात करें तो देखो हमारी जो आईज होती है, ह्यूमन की जो आई है, अगर वो अनएडेड है, मतलब उसको कोई हेल्प नहीं हम दे रहे अलग से, अनएडेड आई जो है वो सिर्फ 200 माइक्रोन तक का ही उसका लिमिट है, वो 200 माइक्रोन से छोटी चीज़ों को नहीं देख सकती, ठीक है। अब हमारा बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गए, इनको हम माइक्रोन में देखते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई और भी हैं, पर फिलहाल हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो इसको हम यूजुअली माइक्रोन में मेजर करते हैं। इसको हम माइक्रोन बोल सकते हैं, इसको हम माइक्रोमीटर बोल सकते हैं। जो हमारे वायरस होते हैं वो और छोटे होते हैं, और भी छोटे होते हैं, जो कि हम नैनोमीटर में देखते हैं। देखो 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10 की पावर -6 और नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9। N फॉर नैनो, N फॉर 9, ठीक है। और जो माइक्रो है वो छोटा है उससे, तो 10 की पावर -6, 10 की पावर -9। तो वायरस को आप नैनोमीटर में नापेंगे और माइक्रोन को 10 की पावर -6 मतलब माइक्रोमीटर में नापते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट ये गलती आपको नहीं करनी। अब अगर हम बात करें तो भाई 200 तक हम मिनिमम हमारी आइज देख सकती है, लेकिन बैक्टीरिया का साइज कितना है, अगर बैक्टीरिया का साइज 200 से ज़्यादा हो तो हम देख सकते हैं, पर हम देख नहीं पाते, इसका मतलब 200 से तो कम ही है। अब एक्चुअल में कितना कम है, देखो 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर एक बैक्टीरिया का डायमीटर होता है। ये आपको याद करना है, इस पे MCQ आता है। तो बैक्टीरिया का जो डायमीटर है वो आपका इतना है, और एक बैक्टीरिया की जो लेंथ है, देखो इसको डबल कर लो, 3। सो 3 to 5 माइक्रोमीटर के आसपास बैक्टीरिया की लेंथ होती है, ठीक है। अब याद रखने का तरीका ये है, आपको 1 के आसपास, आपको ये पता चल गया माइक्रोमीटर में नापना है बैक्टीरिया को, और 1 सबसे पहले होता है तो 1 याद रख लो। तो 1 के आसपास है, यानी 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर, आप ऐसे याद रख सकते हो, एटलीस्ट ग्रॉसली रॉन्ग नहीं करोगे। और इसका डबल कर दोगे तो 3 माइक्रोमीटर से 5 तक जा रहा है, वो इसकी लेंथ है। अब हम तो 200 तक देख सकते हैं। अब इतना छोटा देखने के लिए हमें कुछ चाहिए, तो हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप भी बहुत टाइप के होते हैं, है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है। फिर आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बड़े अच्छे होते हैं, जिनसे हम बहुत ही छोटी चीज़ को भी देख सकते हैं और आइडेंटिफाई करना भी हेल्प मिल जाती है, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कौन सा टाइप का बैक्टीरिया। तो इस तरीके से आप बैक्टीरिया को एक माइक्रोस्कोप के अंडर में देख सकते हो, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंडर में भी देखने के लिए आपको उसको किसी चीज़ से स्टेन करना जरूरी है। तो आप उसको स्टेन करोगे, स्टेनिंग टेक्निक इसलिए पढ़नी जरूरी होती है। कई बार ऐसा होता है जो बैक्टीरिया बहुत छोटे अमाउंट में होता है, थोड़ा सा ही बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोप में देख रहे हो सैंपल लेके, लेकिन वहाँ कुछ दिख नहीं रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कल्चर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कल्चर में क्या होता है, एक बैक्टीरिया थोड़ा सा अमाउंट में मिल जाए, उसको हम 1-2 दिन रख के या जैसे भी उसको हम मल्टीपल बना लेते हैं, उसकी मल्टीपल कॉलोनी बना लेते हैं, मतलब उसके नंबर्स को बढ़ा लेते हैं, जिससे कि अब वो माइक्रोस्कोप के अंडर में देखो तो दिख सकता है वो, ठीक है। तो हमें स्टेनिंग टेक्निक्स पढ़नी होती है, कौन कौन से स्टेन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्टेनिंग टेक्निक्स पढ़नी होती है।
आपको कल्चर करना है तो कल्चर कैसे करोगे? कल्चर के लिए आप कोई ना कोई चीज़ रखनी पड़ेगी, किसी चीज़ के अंडर में रखोगे। तो कल्चर मीडिया कौन कौन से होते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। कल्चर की टेक्निक्स कौन सी होती है, कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम कल्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर अब मान लिया हमें पता चल गया बैक्टीरिया है, आपने देखा होगा कि कई बार ना वो करते हैं जो आपकी एंटी माइक्रोबियल की रेजिस्टेंट आप चेक करते हो कि भाई मान लिया कई बार देखा होगा कि यार बैक्टीरिया जो है कल्चर में मिल रहा है और उसके बाद कौन सी एंटीबायोटिक दो, एक ही बैक्टीरिया के लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक हो सकती हैं, तो आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी चेक करना होता है। यानी आपने देखा रिपोर्ट देखोगे ना तो कोई बैक्टीरिया है उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक होंगी, उसमें लिखा होगा -+, यानी कि इनसे इफेक्टिव है, इनसे इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हम जो जिसमें आ रहा है कि हाँ भाई इनसे इफेक्टिव है और इनसे रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट वाली को नहीं दो, जो जिनसे इफेक्टिव है उनको हम उनको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया के लिए पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।